नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक राष्ट्र को किया समर्पित। इंडिया गेट के पास 40 एकड़ में 176 करोड़ रुपए की लागत से बना है स्मारक। पूर्व सैनिकों को संबोधन में कहा, सैनिकों की सभी सुविधाओं और जरूरतों के लिए समर्पित है सरकार। सुरक्षा बलों के मानवाधिकारों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय को पक्ष रखने को कहा। जम्मू कश्मीर सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी नोटिस। अरुणाचल प्रदेश में तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र के मुद्दे पर नहीं विचार करेगी सरकार। दूसरे दलों और सामाजिक संगठनों से बातचीत जारी। हिंसा की जांच के दिए आदेश। एक क्लिक पर रेलवे से जुड़ी सारी जानकारी ले सकेंगे लोग। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया रेल दृष्टि पोर्टल। अपनी शिकायत दर्ज कराने से लेकर पोर्टल में और सुधार के लिए मांगे सुझाव। और ट्विटर लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के साथ बेहतर तालमेल और तेजी से करे मुद्दों का निपटान। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का बयान। समिति का फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के अधिकारियों को 6 मार्च को पेश होने का समन। और आइए देख लेते हैं पहली खबर। पहली खबर में बात अरुणाचल प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए सरकार पीआरसी के मुद्दे पर विचार नहीं करेगी। उन्होंने लोगों से शांति सामान्य स्थिति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की भी घोषणा कर दी है। राज्य सरकार इस मुद्दे पर दूसरे दलों और सामाजिक संगठनों से बातचीत कर रही है। इधर दिल्ली में अरुणाचल कांग्रेस के नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट के मुद्दे पर बीते कुछ दिनों से उपद्रव का शिकार हुए अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को शांति बनी रही और कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं मिली। हालांकि राजधानी ईटानगर में नाहरलगुन इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि सरकार ने पीआरसी बिल वापस ले लिया है और भविष्य में भी ये मुद्दा कभी नहीं उठाएगी। और मैं अभी जितने भी हमारा अरुणाचल प्रदेश की जनता है उस सबको आश्वासन देना चाहूँगा कि पीआरसी मैटर को सरकार कभी भी आगे में भी टेकअप नहीं करेंगे। ये क्लियर कट मैसेज मैं अपना जनता को मैं पहुंचाना चाहता हूं। तो पीआरसी इशू जो है वो अभी ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो सभी लोगों को मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग ये प्रोटेस्ट और धरना वगैरह ना करें। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर राज्य में हुई हिंसा की जाँच के आदेश दिए हैं। मैंने ऑलरेडी कमिश्नर लेवल का एक इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी मैंने कमिश्नर लेवल का गठन कर दिया है। तो हम चाहेंगे कि पूरे जो सच्चाई जो है पब्लिक के सामने आना बहुत ज़रूरी है। हमें भी लगता है कि इस पूरे मामला के पीछे में किसी न किसी का हाथ तो जरूर है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को राज्य प्रशासन की मदद के लिए भेजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अरुणाचल सरकार से सभी पक्षों में बातचीत कर हालात सामान्य बनाने की सलाह दी है। Central government from our side, Home Minister, and we have requested the Chief Minister and Governor to talk to everybody, build the confidence, talk to all the civil societies, all political parties, and all the student organizations, everybody, and take everybody along. No decision should be taken which is against the interests of the indigenous people. So state government has already decided that the joint high power committee report on PRC will not be accepted.
अरुणाचल प्रदेश में 6 आदिवासी समुदायों को परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिए जाने की सिफारिश के विरोध में पिछले कई दिनों से लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन शनिवार को आंदोलन हिंसक होने पर पुलिस फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ज्वाइंट हाई पावर कमेटी बनाई थी, जिसमें प्रदेश में दशकों से रह रहे 6 समुदाय को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र देने की सिफारिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सरकार के इतने आश्वासन देने के बाद भी आखिर अरुणाचल प्रदेश में स्थिति ऐसी क्यों है, क्यों लोग हिंसक हो रहे हैं, इस पूरे मामले को समझने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान, जो पूर्वोत्तर मामलों के जानकार भी हैं। स्वागत है सर आपका। स्थानीय प्रमाण पत्र, इस चीज़ को लेकर जो गैर अरुणाचली लोगों को दिए जाने की बात सरकार ने कही थी, हालांकि स्थगित कर दी गई है, लेकिन फिर भी लोगों में इतना रोष क्यों है, क्यों ये हिंसक प्रदर्शन का दौर हो रहा है, समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश एक पूर्णतः ट्राइबल स्टेट है जी। वहाँ पे जो भारत से जो लोग जाते हैं, टूरिस्ट हो या कोई और भी, अगर मैं भी जाता हूँ, हमको इनर लाइन परमिट लेना होता है। ये अंग्रेज़ों के टाइम से चलता आ रहा है। वो ये एक सिस्टम इसलिए बना था ताकि हम ट्राइबल लोगों की जो आइडेंटिटी है, उनकी जो उनका कल्चर है, वो उसको प्रदूषित ना करें और कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए बाहर का जी। अब ऐसी जगह पे जहाँ बाहर के लोगों के आने जाने पे आपका चेक लगा हो, वहाँ जो लोग बाहर के वहाँ काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, उनको जब ये परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देने की बात हुई तो नेचुरली लोग भड़क गए। वहाँ देखिए, जब ये चकमा या हाजोंग जो शरणार्थी आए थे वहाँ, उनकी बात होती है तब भी वहाँ बवाल होता है। और अभी हाल में ही आपने देखा जो ये सिटीजनशिप वाला इशू था, उसको देख के पूरे नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट हुए थे, अरुणाचल में भी हुए थे जी। तो मेरे ख्याल से सरकार को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए था और इस पीआरसी के बारे में तो उनको सोचना ही नहीं चाहिए था। जो ये कमेटी बना के इन्होंने रिपोर्ट लाए हैं, उसमें देखिए 6 कम्युनिटीज़ को इन्होंने बोला कि हम इनको परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देंगे। जो ड्योरीज हैं उसमें नेपाली भी हैं, सोनोवाल्स हैं, कचारीज हैं, मोरान्स हैं और मिसिंग जो हैं, जो जनजातियां नहीं हैं और ये असम में भी लोग हैं और इधर भी हैं अरुणाचल में। तो जब ऐसे ट्राइबल स्टेट्स में बाहर के लोगों को कुछ उनके बराबर करने की बात होती है तो नेचुरली वहाँ प्रोटेस्ट होता है। और अगर नियमों की बात करें तो ये पूरा जो मसला है वो संपत्ति खरीदने को लेकर खास तौर पर है, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वहाँ के, जैसा कि आपने बताया कि ट्राइबल लोग हैं, वो नहीं चाहते कि बाहरी लोगों का उनको लगता है कि बाहरी लोग आएंगे तो उनके अधिकारों को वो हनन होगा। तो देखिए, ये इनर लाइन परमिट नागालैंड में भी है, मिजोरम में भी है और अरुणाचल प्रदेश में भी है और मणिपुर भी इसकी डिमांड करता आ रहा है जी। लेकिन एक बात जो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हमने पहले ही कह दिया है कि कदम सरकार पीछे रख रही है इस मामले में, लोगों तक क्या बात सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है? यहाँ केंद्र से भी ये बात कही गई कि लोगों तक पहुंचाई जाए बात। क्या लग रहा है, ये क्यों मसला गरमा रहा है? वहाँ डेफिनेटली कम्युनिकेशन गैप है गवर्नमेंट में और लोगों में। अब क्यों इन्होंने इस बिगड़ गई कि 6 आईटीबीपी की कंपनीज को वहाँ भेजा गया है कानून और व्यवस्था बनाने के लिए जी। तो मेरे ख्याल से जो सरकार को ये सेंसिटिव, हमने डिसाइड किया कि इसको आगे नहीं छेड़ेंगे इस मुद्दे को जी। और उसी तरह से लोगों को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो ये इलेक्शन मुद्दा बन जाएगा वहाँ पे। आप अरुणाचल प्रदेश में असेंबली के भी इलेक्शन होने हैं लोकसभा के साथ साथ जी। तो ये मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है चुनाव से पहले, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए। ये जो पूरा मसला है अरुणाचल प्रदेश का, सरकार ने अपील कर दी है शांति बनाए रखने के लिए और बातचीत का दौर भी चल रहा है। पहली खबर में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नेता बेशक राजनीति करें, लेकिन जनता का तो असली मतलब होता है अर्थनीति से।
यानी वो नीतियां जो हमारी जेब पर असर डाले या फिर सुविधाओं में इजाफा करें। कैसा है भारत का आर्थिक वातावरण और क्या है हमारी चुनौतियां? सरल भाषा में आपके ये बुनियादी आर्थिक मुद्दे आप तक पहुंचाने के लिए राज्यसभा टीवी ने शुरू किया है ये खास कार्यक्रम अर्थनीति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक देश को समर्पित किया। ये स्मारक आजादी के बाद देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों के लिए सम्मान का प्रतीक है। As part of the at the base of the obelisk. इंडिया गेट के पास बने इस शौर्य के प्रतीक स्मारक में युद्ध में देश के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाले सैनिकों के नाम अंकित हैं। प्रधानमंत्री ने परमवीर चक्र विजेताओं के प्रतिमाओं को भी नमन किया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अमर जवान ज्योति प्रज्वलित करके किया। करीब 40 एकड़ में बने इस स्मारक की भव्यता देखते ही बनती है। प्रधानमंत्री ने इस स्मारक के अंदर बने वीरता चक्र और त्याग चक्र को भी देखा। और इसके बाद उन्होंने स्मारक बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले लोगों से मुलाकात की। अंत में प्रधानमंत्री ने आगंतुक पुस्तिका पर अपने विचार भी लिखे। इस मौके पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद थे। Time for everyone here. यह एक डिजिटल विजिटर बुक है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों की यादें दर्ज है। वीर सैनिकों ने कई युद्धों और अभियानों में त्याग और बलिदान की मिसाल कायम की है। उनकी कुर्बानी को याद करने और सम्मान देने के लिए एक राष्ट्रीय स्मारक की जरूरत महसूस की गई। इसे बनाने की मांग तो पहले से ही की जा रही थी, लेकिन अंतिम मंजूरी साल 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार ने दी। आइए मेमोरियल की खास बातों से आपको रूबरू कराते हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में देश के लिए जान न्यौछावर कर देने वाले जाबाजों की वीर गाथा लिखी गई है। करीब 40 एकड़ में फैले देश के पहले युद्ध स्मारक के निर्माण पर लगभग 176 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यहाँ संग्रहालय भी बनाया जाएगा। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में दीवारों पर 25,942 शहीदों के नाम भी लिखे गए हैं। स्मारक के चारों ओर सफेद दूधिया लाइटें भी लगाई गई हैं। विजय चौक से इंडिया गेट और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के दृश्य को देखा जा सकता है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इसके निर्माण को मंजूरी दी गई, जिसके बाद इंडिया गेट के पास इसके निर्माण का काम शुरू किया गया।
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 4 चक्र बनाए गए हैं। सबसे अंदर का चक्र अमर चक्र है, जिसमें 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है, जिसमें अमर जवान ज्योति जलेगी। यह ज्योति शहीद सैनिकों की आत्मा की अमरता का प्रतीक है, साथ ही एक आश्वासन की राष्ट्र अपने सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भुलाएगा। दूसरा है वीरता चक्र, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना द्वारा लड़ी गई 6 अहम लड़ाइयों को बताया गया है। तीसरा त्याग चक्र है, जिसमें 25,700 सैनिकों के नाम है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी। सुरक्षा चक्र में 695 पेड़ हैं, जो देश की रक्षा में तैनात जवानों को दर्शाते हैं। हर शाम सैन्य बैंड के साथ शहीदों को सलामी दी जाएगी। स्मारक में कुछ दीवारों पर तस्वीरें भी लगाई गई हैं, वहीं कुछ दीवारों पर युद्ध की कलाकृतियां देखने को मिलेंगी। सियाचिन सहित करगिल लड़ाई के दौरान टाइगर हिल्स पर कब्जे जैसे लम्हे कैद करने वाली तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, इसलिए एक सुविधा फोन ऐप की भी रखी गई है। इस ऐप के जरिए शहीद का नाम टाइप करने पर उसका स्मारक कहां पर है, उसकी लोकेशन आपके फोन में पता चलेगी। हर हफ्ते रविवार को चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी देखने का भी मौका मिलेगा। स्मारक में पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इससे पहले ध्यानचंद स्टेडियम में पूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश के सैनिक को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा किया गया है और अब सेना की सुरक्षा के लिए हथियारों, बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर रफाल विमान तक के सौदों को अमली जामा पहनाया गया है। प्रधानमंत्री ने किसी भी हित के आगे इंडिया फर्स्ट की बात कही। बोफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर तक सारी जांच का एक ही परिवार तक पहुंचना बहुत कुछ कह जाता है। अब यही लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं कि भारत में राफेल विमान आ ही ना सके। साथियों, अगले कुछ महीनों में जब देश का पहला राफेल भारत के आसमान में उड़ान भरेगा तो खुद ही इनका सारी कोशिशों का, साजिशों को ध्वस्त कर देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशकों से अटके पड़े राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को देश को समर्पित करने का गौरव मिलने पर वो खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। उन्होंने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन की लंबे समय से चली आ रही मांग को उनकी सरकार ने पूरा किया है और आज 1,12,000 करोड़ रुपए पेंशन का बजट हो गया है। साथियों, ये स्मारक इस बात का भी प्रतीक है कि संकल्प लेकर उसे सिद्ध कैसे किया जाता है। ऐसा ही एक संकल्प मैंने आपके सामने किया था 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के। पहले की सरकारों के समय आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना आंदोलन करने पड़े, इसका देश साक्षी रहा है। अब देश और आप सभी इस बात के भी साक्षी हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन न सिर्फ लागू हो चुका है, बल्कि अब तक 35,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार द्वारा वितरित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल में अगर सैनिक किसी आपदा का शिकार होते हैं तो उनका परिवार भी पेंशन का हकदार होगा। साथ ही 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी पूर्व सैनिकों के लिए निर्मित करने की बात उन्होंने कही। अगले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में भी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एसपी और बीएसपी ने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का बंटवारा कर लिया है। इनमें 3 सीटों पर बीएसपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जिनमें बालाघाट, टीकमगढ़ और खजुराहो शामिल है। बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे।
वहीं उत्तराखंड में भी एसपी और बीएसपी ने गठबंधन का ऐलान किया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि बीएसपी एक ही सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी गढ़वाल पौड़ी सीट पर अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएगी। इससे पहले दोनों पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे का ऐलान किया, जिसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि मायावती की बीएसपी 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ड्यूटी के दौरान भीड़ के हमलों में सुरक्षा बलों के मानवाधिकारों की रक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता पीठ ने इस बारे में केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय, जम्मू कश्मीर सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को नोटिस जारी किया है। इस मामले में 19 वर्षीय प्रीति केदार गोखले और 20 वर्षीय काजल मिश्रा ने याचिका दायर की है। दोनों ही सैन्य अधिकारियों की बेटियां हैं। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक सैन्य कर्मियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई मामले देखने को मिले हैं। कारगर कदम नहीं उठाए जाने के चलते ऐसे मामले अक्सर सामने आते हैं, जिसमें सुरक्षा कर्मियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा आ रही है और तैनाती के स्थान पर सुरक्षा बलों की सुरक्षा को भी खतरा उत्पन्न हो रहा है। याचिका में ऐसी नीति बनाने का आग्रह किया गया है जिससे ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन रोका जा सके। आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल के वार्ड्स 2 बेटियां हैं, उन्होंने पिटिशन करा है सुप्रीम कोर्ट को कि जो पत्थरबाजी वैली में हो रही है एंड ट्रूप्स अपने आप को डिफेंड करना बहुत मुश्किल समझते हैं, बिकॉज उन्होंने अगर कुछ रिटेलिएशन करा तो उनके अगेंस्ट एफआईआर हो जाती है। पर जो स्टोन पेल्टर्स जो है उनको एमनेस्टी दिया जाता है। तो ये इस इशू से डील करने के लिए एक कोई एफिशिएंट मैकेनिज्म होना चाहिए। इधर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज रेलवे से जुड़ा सबसे बड़ा निगरानी ऐप डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है। इस ऐप के जरिए लोग महज एक क्लिक पर रेलवे की सारी जानकारी ले सकेंगे। डैशबोर्ड नाम से शुरू किया गया रेलवे का ये ऐप इतना हाईटेक होगा कि रेलवे की सर्विस के अलावा ये महकमे और विभाग पर भी पैनी नजर रख सकेगा। रेल मंत्री और रेलवे के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को देश भर की रेलवे से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारियां कंप्यूटर या मोबाइल पर हर वक्त मौजूद रहेंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल को उम्मीद है कि इस ऐप से रेलवे सर्विस के अलावा प्रशासनिक क्षमताओं में भी काफी इजाफा होगा। ट्विटर के वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल पॉलिसी हेड कॉलिन क्रोवेल और दूसरे अधिकारी को संसद की आईटी कमेटी के सामने आज वो पेश हुए और 3.5 घंटे तक बैठक चली। समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने ट्विटर से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि भारत के चुनावों में विदेशी संस्थाओं की सेंधमारी या उनका प्रभाव नहीं होना चाहिए। ट्विटर को ऐसे मामले चुनाव आयोग के साथ मिलकर तुरंत निपटाने चाहिए। संसदीय समिति को जिन सवालों के जवाब नहीं मिल पाए उनके लिए 10 दिन का वक्त दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।